नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य सहपाठी में। तो साथियों, आज मैं लेकर आई हूँ कहानी गलता लोहा, जो सीबीएसई बोर्ड में संचालित पाठ्यक्रम आरोह भाग 1 से लिया है, जो आपके टीजीटी पीजीटी पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। तो यह कहानी शेखर जोशी जी की है। तो कहानी शुरू करने से पहले उनके आइए जीवन परिचय के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। शेखर जोशी जी का जन्म 1932 को अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कोसी का घटवा, सात के लोग, दाजू, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, एक पेड़ की याद। सम्मान इनका मिला है पहल सम्मान मिला है, और जिनका निधन हुआ था वो 2022 में हुआ था। तो चलो अब देर न करते हुए कहानी। मोहन के पैर अनायास ही शिल्पकार के टोले की ओर मुड़ गए। उसके मन के किसी कोने में शायद धनराम लोहार के ऑफर की वह अनगुन सेज थी, जिसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता रहा था। निहाई पर रखे लाल गर्म लोहे पर पड़ती हथौड़े की धप धप आवाज़, ठंडे लोहे पर लगती चोट से उठता ठनकता स्वर और निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़ी की खनक, जिन्हें वह दूर से ही पहचान सकता था। लंबे बेट वाले हंसुए को लेकर वह घर से इस उद्देश्य से निकला था कि अपने खेतों के किनारे उगाई कांटेदार झाड़ियों को काट छाट कर साफ कराएगा। बूढ़े बंसीधर जी के बूते का अब यह काम नहीं रहा। वह क्या जन्म भर जिस पुरोहिताई के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया था, वह भी अब कैसे वह कहाँ कर पाते। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते, लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर अब उतना कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता। सुबह सुबह जैसे उससे सहारा पाने की नीयत से ही उन्होंने गहरा निश्वास लेकर कहा था, आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्र पाठ करना था। अब मुश्किल ही लग रहा है। यह भी 2 मील की सीधी चढ़ाई पर अपने बूते की नहीं, एकाएक ना भी नहीं कहा जा सकता। कुछ समझ में नहीं आता। मोहन उनका आशय न समझता हो, ऐसी बात नहीं, लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का ना उसे अभ्यास ही है और ना वैसी गति। पिता की बातें सुनकर भी उसका मन उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया। जिसे हवा में बात कह दी गई थी वैसे ही अनुत्तरित रह गई। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला था, लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते हुए उसे लगा वह पूरी तरह कुंद हो चुकी है। धनराम अपने बाएं हाथ से धोकनी फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्टी में गर्म होते लोहे को उलट पलट रहा था, और मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनिस्तर के ऊपर बैठा उसकी कारीगरी को पारखी निगाहों से देख रहा था। मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे? मोहन ने पूछा। वे दोनों अपने बचपन की दुनिया में लौट आए थे। धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई। वह बोला, मस्त साहब भी क्या आदमी थे लल्ला। अभी पिछले साल ही गुजरे। सच कहूँ आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। दोनों हो कर हंस दिए। कुछ क्षणों के लिए वे दोनों ही जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लौट गए। गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कस खींचकर त्रिलोक सिंह स्कूल की चहारदीवारी में उतरते हैं। थोड़ी देर पहले वह धमा चौकड़ी मचाते, उठापटक करते और बाज के पेड़ों की टहनियों पर झूलते बच्चों को जैसे सांप सूंघ गया है। कड़े स्वर में वह पूछते हैं, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? यह जानते हुए भी कि यदि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान
तक उनका समवेत स्वर पहुंचता ही त्रिलोक सिंह घूर घूर कर एक एक लड़के को देखते हैं। फिर वही कड़कदार आवाज़, मोहन नहीं आया आज। मोहन उसका चहेता शिष्य था, पुरोहित खानदान का कुशाग्र बुद्धि का बालक, पढ़ने में ही नहीं गायन में भी बेजोड़। त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। वही सुबह शाम हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए का पहला स्वर उठाकर प्रार्थना शुरू करता था। मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह को बड़ी उम्मीदें थी। कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल ना आने पर वही सवाल वे मोहन से पूछते और उनका अनुमान सही निकलता। मोहन ठीक ठीक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता और तब वे उस फिसड्डी बालों को दंड देने का भार मोहन पर डाल देते। पकड़ इसका कान और लगवा इससे 10 उठक बैठक, वे आदेश दे देते। धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली मोहन के हाथों कई बार बेत खाए थे या कान खिंचवाए थे। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या आने पर भी धनराम प्रारंभ से ही उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। इसका एक कारण शायद यह था कि बचपन से ही मन में बैठा दी गई थी जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा, बल्कि वह इसे मोहन का अधिकारी समझता रहा था। बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का यह कहना था कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और उसका नाम ऊंचा करेगा। धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश ही नहीं रखता था और धनराम वह गांव के दूसरे खेतीहर या मजदूर परिवार के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार ही उस पर विशेष ध्यान देते थे। एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ लिया, धनुआ 13 का पहाड़ा सुना तो? 12 तक का पहाड़ा तो उसने किसी तरह याद कर लिया था, लेकिन 13 का ही पहाड़ा उसके लिए पहाड़ हो गया था। 13 एकम 13, 13 दूड़ी 24, सटाक 1 संटी उसकी पिंडलियों पर मसा ने लगाई थी कि वह टूट गई। गुस्से में उन्होंने आदेश दिया, जा नाले में एक अच्छी मजबूत सट्टी तोड़कर ला, फिर तुझे 13 का पहाड़ा याद कराता हूँ। फिर मास्टर साहब का यह सामान्य नियम था कि सजा पाने वाले को ही अपने के लिए हथियार भी जुटाना होता था और जाहिर है बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव ऐसे करता जैसे वह अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा हो। धनराम की मंद बुद्धि रही हो या मन में बैठा हुआ डर कि पूरे दिन घोटा लगाने पर भी उसे 13 का पहाड़ा याद नहीं हो पाया था। छुट्टी के समय जब माँ साहब ने उसे दोबारा पहाड़ा सुनाने को कहा तो तीसरी सीढ़ी तक पहुँचते पहुँचते वह फिर लड़खड़ा गया था। लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसके लिए लाए हुए बेतों का उपयोग करने की बजाय जबान की चाबुक लगा दी थी। तेरे दिमाग में लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। अपने थैले में 5-6 दरातियाँ निकालकर उन्होंने धनराम को धार लाने के लिए पकड़ा दी थी। किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थी। धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ ही था कि धनराम ने उसे धोगनी फूकने या सान लगाने के कामों में उलझाना शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सीखने लगा। फर्क इतना ही था कि जहाँ मास्टर साहब त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद का बेत चुनने की छूट दे देते, वहाँ गंगाराम उसका चुनाव स्वयं करते और जरा सी गलती होने पर छड़, बेत, हत्था जो भी हाथ लग जाता उसी से अपना प्रसाद दे देते। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे तो धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली और पास पड़ोस के गांव वालों को याद नहीं रहा वे कब गंगाराम के ऑफर और को धनराम का ऑफर कहने लगे थे।
प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया तो साधारण हैसियत वाले यजमानों की पुरोहिताई करने वाले वंशीधर तिवारी का हौसला बढ़ गया और वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। पीढ़ियों से चले आते पैतृक धंधे से उन्हें निराश कर दिया था। दान दक्षिणा के बूते पर भी वे किसी तरह परिवार का आधा पेट भर पाते। मोहन पढ़ लिखकर वंश का दारिद्र्य मिटा दे यह उनकी हार्दिक इच्छा थी, लेकिन इच्छा होने भर से ही सब कुछ नहीं हो जाता। आगे की पढ़ाई के लिए स्कूल था वह गांव से 4 मील दूर था। 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी की समस्या अलग थी। तो भी बंसीधर ने हिम्मत नहीं हारी और लड़के का नाम स्कूल में लिखा दिया। बालक मोहन लंबा रास्ता तय कर स्कूल जाता और छुट्टी के बाद थका मांदा घर लौटता तो पिता पुराणों की कथाओं से विद्याभ्यासिनी बालकों का उदाहरण देकर उसे उत्साहित करने की कोशिश करते। वर्षा के दिनों में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए बंसीधर ने नदी पार के गांव में एक यजमान के घर पर मोहन को डेरा तय कर दिया था। घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन खा पी कर स्कूल जाता और छुट्टी में नदी उतार पर होने पर गांव लौट आता था। संयोग की बात है, एक बार छुट्टी के पहले ही उस नदी का पानी उतार पर ही था और मोहन कुछ घसियारों के साथ नदी पार कर घर आ रहा था तो पहाड़ी के दूसरी ओर भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया। पहले नदी की धारा से झाड़ झंखाड़ और पात पतेल आने शुरू हुए तो अनुभवी घसियारों ने तेजी से पानी को काट कर अपने बढ़ने की कोशिश की, लेकिन किनारे पहुंचते मटमैले पानी का रेल उन तक आ ही पहुंचा। वे लोग किसी प्रकार सकुशल उस पार पहुंचने में सफल हो सके। इस घटना के बाद बंसीधर घबरा गए और बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे। बिरादरी में एक संपन्न परिवार का युवक रमेश उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया हुआ था। बातों बातों में बंसीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उनसे अपनी चिंता प्रकट की तो उसने न केवल अपनी सहानुभूति जतलाई बल्कि उन्हें सुझाव दिया कि वे मोहन को उसके साथ ही लखनऊ भेज दें। घर में जहाँ 4 प्राणी हैं और एक और बढ़ जाने में कोई अंतर नहीं पड़ता, बल्कि बड़े शहर में रहकर वह अच्छी तरह पढ़ लिख सकेगा। बंसीधर को जैसे रमेश के रूम में साक्षात भगवान मिल गए हों। उनकी आंखों में पानी छलछलाने लगा। भरे गले से वे केवल इतना ही कह पाए कि बिरादरी का यही सहारा होता है। छुट्टियां शेष होने पर रमेश वापस लौटा तो माँ बाप और अपनी गांव की दुनिया से बिछुड़कर सहमा सा मोहन भी उसके साथ लखनऊ आ पहुंचा। अब मोहन की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। घर की दोनों महिलाओं जिन्हें वह चाची और भाभी कहकर पुकारता था का हाथ बटाने के अलावा धीरे धीरे वह मोहल्ले की सभी चाची और भाभीयों के लिए कामकाज में हाथ बटाने का साधन बन गया। मोहन थोड़ा दही तो ला दे बाजार से। मोहन ये कपड़े धोबी को दे तो आ। मोहन 1 किलो आलू तो ला दे। औसत दफ्तरी बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए मोहन को अपना भाई बिरादर बतलाना अपने सम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था और उसे घरेलू नौकर से अधिक हैसियत वह नहीं देता था। इस बात को मोहन भी समझने लगा था। थोड़ी बहुत हीला हवाली करने के बाद रमेश ने निकट के ही एक साधारण से स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया, लेकिन एकदम नया वातावरण और रात दिन के काम के बोझ के कारण गांव का वह मेधावी छात्र शहर के स्कूली जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। उसका जीवन एक बंधी बंधाई लीक पर चलता रहा। साल में एक बार गर्मियों की छुट्टी में गांव का जाने का मौका भी तभी मिलता है जब रमेश या उसके घर का कोई प्राणी गांव जाने वाला होता, वरना उन छुट्टियों को भी अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर उसे शहर में ही गुजार देना पड़ता। अगले दर्जे की तैयारी तो बहाना भर थी, सवाल रमेश और उसकी गृहस्थी की सुविधा असुविधा का था। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था क्योंकि और कोई चारा भी नहीं था। घर वालों को अपनी वास्तविक स्थिति बतलाकर वह दुखी नहीं करना चाहता था। बंसीधर उसके सुनहरे भविष्य के सपने देख रहे थे। 8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त कर छुट्टियों में मोहन गांव आया हुआ था।
जब वह लौटकर लखनऊ पहुंचा तो अब उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे उसकी आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं हैं। बात घूम फिर कर जिस ओर से उठती वह उसी मुद्दे पर जरूर खत्म हो जाती कि हजारों लाखों BA MA मारे मारे बेकार फिर रहे हैं। ऐसी पढ़ाई से अच्छा तो आदमी कोई हाथ का काम सीख ले। रमेश ने अपने किसी परिचित के प्रभाव से उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया। मोहन के दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। वह पहले की तरह स्कूल और घरेलू काम में व्यस्त रहता था। धीरे धीरे 150 वर्ष का यह समय भी बीत गया और मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा। वंशीधर से जब भी कोई मोहन के विषय में पूछता तो वे उत्साह के साथ उसकी पढ़ाई की बाबत बताने लगते और मन ही मन उसको विश्वास था कि वह एक दिन बड़ा अफसर बनकर लौटेगा। लेकिन वह जब उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो न सिर्फ गहरा दुख हुआ बल्कि वे लोगों को अपने स्वप्न भंग की जानकारी देने का साहस नहीं जुटा पाए। धनराम ने भी एक दिन उनसे मोहन के बारे में पूछा था। घास का एक तिनका तोड़कर दांत खोदते हुए उन्होंने बताया था कि उसकी सेक्रेटेरिएट में नियुक्ति है और शीघ्र ही विभागीय परीक्षाएं देकर वह बड़े पद पर पहुंच जाएगा। धनराम को त्रिलोक सिंह मास्टर साहब की भविष्यवाणी पर पूरा यकीन था। ऐसा होना ही था, उसने सोचा। दांतों के बीच से तिनका दबाकर असत्य भाषण का दोष न लगने का संतोष लेकर वंशीधर आगे बढ़ गए थे। धनराम के शब्द मोहन लल्ला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। उन्हें बहुत देर तक कचोटते रहे। त्रिलोक सिंह मास्टर की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर अब तक के जीवन के कई प्रसंग पर मोहन और धनराम बातें करते रहे। धनराम ने मोहन के हंसुए के फाल को बेत से निकालकर भट्टी में तपाया और मन लगाकर उसकी धार गढ़ दी। गर्म लोहे को हवा ठंडी में होने से काफी समय लग गया था। धनराम ने उसे वापस बेत बनाकर मोहन को लौटाते हुए जैसे अपनी भूल चूक के लिए माफी मांगी हो। बेचारे पंडित जी को तो फुर्सत ही नहीं रहती, लेकिन किसी के हाथ भिजवा देते तो मैं तत्काल बना देता। मोहन ने उत्तर से मैं कुछ नहीं कहा, लेकिन हंसुए को हाथ में लेकर वह फिर वही बैठा रहा जैसे उसे वापस जाने की कोई जल्दी न रही हो। सामान्य तौर से ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में बैठना उठना नहीं होता था। किसी कामकाज के सिलसिले में यदि शिल्पकार टोले में आना ही पड़ा तो खड़े खड़े बातचीत निपटा ली जाती थी। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। पिछले कुछ वर्षों से शहर में जा रहने के बावजूद मोहन गांव की इन मान्यताओं से अपरिचित हो ऐसा संभव नहीं था। धनराम मन ही मन उसके व्यवहार से असमंजस में पड़ गया था, लेकिन प्रकट में उसने कुछ नहीं कहा और अपना काम करता रहा। लोहे की एक मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर धनराम गोलाई से मोड़ने की कोशिश कर रहा था। एक हाथ से छड़सी पकड़कर जब वह दूसरे हाथ से हथौड़े की चोट मारता तो निहाई एक ठीक घाट से में सिरा न फंसने के कारण लोहे उचित ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। मोहन कुछ देर तक उसे काम करते हुए देखता रहा। फिर जैसे अपना संकोच त्याग कर उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर लिया और धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर नपी तुली चोट मारते अभ्यस्त हाथों से धौकनी फूंककर लोहे को दोबारा भट्टी में गर्म करते और फिर निहाई पर रखकर उसे ठोकते पीटते सुगढ़ गोल का रूप दे डाला। मोहन का यह हस्तक्षेप इतनी फुर्ती और आकस्मिक ढंग से हुआ था कि धनराम को चूक का मौका ही नहीं मिला। वह अवाक मोहन की ओर देखता रहा। उसे मोहन की कारीगरी पर इतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना पुरोहित खानदान के युवक का इस तरह से काम में उसकी भट्टी पर बैठकर हाथ डालने पर हुआ। वह संकित दृष्टि से इधर उधर देखने लगा। धनराम की संकोच, असमंजस और धर्म संकट की स्थिति से उदासीन मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई को जांच रहा था। उसने धनराम की ओर अपनी कारीगरी की स्वीकृत पाने की मुद्रा में देखा। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी जिसमें ना स्पर्धा थी और ना ही किसी प्रकार की हार जीत का भाव था।
यहीं पर इस कहानी का अंत होता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।